आने वाली परीक्षाओं के लिए मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। आज ये इंडियन पॉलिटी का, भारतीय संविधान का, यह है एक टेस्ट सीरीज जो आपके बीच जा रही है। इसका मूल उद्देश्य आपके बेसिक नॉलेज को प्यूरिफाई करना है, क्योंकि बेसिक नॉलेज के बिना आप ऊंची छलांग नहीं लगा सकते। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या चल रहा है। तो पहले क्वेश्चन में देखिए दो सूचियां दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में लिखा है कि भारत के संविधान के लक्षण क्या हैं, और सूची 2 में लिखा है कि यह किस देश से लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में पहले के सामने लिखा है मूल अधिकार, विकल्प ए है मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट। उसके सामने यू के लिखा है शासन की संसदीय प्रणाली या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। उसके सामने संयुक्त राज्य अमेरिका लिखा है, और आपात उपबंध या इमरजेंसी प्रोविजन। इसके सामने आयरलैंड लिखा हुआ है, और नीति निर्देशक तथ्य या डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसके सामने जर्मनी लिखा है, और एक एक्स्ट्रा दिया गया है कनाडा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना था कि कौन कहां से लिया गया है। तो अगर हम देखें तो जो मूल अधिकार है ये कहां से लिया गया, तो आप बोलोगे कि सर ये मूल अधिकार जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो हम इसको मिलाते हुए रहते हैं। ये देखिए ये संयुक्त राज्य अमेरिका आ गया। भारत की संसदीय प्रणाली ये ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। आपात उपबंध या इमरजेंसी प्रोविजन यह जर्मनी से लिया गया है, और नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड से लिया गया है। तो अब अगर हम इसे मिलाना चाहें तो ए का 2 ये आ रहा है, फिर बी संसदीय शासन प्रणाली, बी का 1 आ रहा है, सी का 4। इसका मतलब यह है कि हमारा सी विकल्प सही है, तो हम सी विकल्प पर ये निशान लगा देते हैं। क्लियर। और अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मिलान ही दिया गया है, आपको प्यूरिफाई करना हमारा उद्देश्य है। तो इसमें सूची 1 में भी संविधान के मत दिए गए हैं, सूची 2 में जिस देश से अपनाया गया है वो लिखा गया है। अब ये कह रहा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो कहां से लिए गए। ये क्वेश्चन सॉरी रिपीट कर गया। तो आपको ये तो पता ही है कि यह आयरलैंड से है। मूल अधिकार भी रिपीट हो गया, और ये भी आपको पता है कि यह कहां से। ठीक है, तो मूल अधिकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका आ गया। समवर्ती सूची अगर आपसे पूछा जाता है, ये कॉन्करेंट लिस्ट, ये आपका नया टॉपिक है, ये ऑस्ट्रेलिया से है। और समवर्ती सूची जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में केंद्र राज्य संबंधों में, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। ठीक है, ये कहां से लिया गया, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। ये चीजें हम लोगों ने लिया कहां से, तो आप कहोगे कि सर कनाडा से लिया है। क्लियर। अब देखिए हमको चाहिए कि हम यहाँ पर कुछ चीजें और भी जानते रहें कि हम और क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमको थोड़ी सी चीजें याद रखनी होंगी, जैसे कनाडा से और क्या क्या लिया गया है। तो हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा जो गवर्नर्स होते हैं उनकी नियुक्ति जो है ये कहां से ली गई है, ये कनाडा से ही ली गई है। और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी। ठीक है, ये भी कनाडा से ही ली गई है। और उच्चतम न्यायालय की परामर्शदात्री शक्तियां, ठीक है, उच्चतम न्यायालय जो है राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। तो ये चीजें कहां से लिया गया, तो आप कहोगे कि सर ये भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। अब देखिए अगर हम लोग आयरलैंड के संविधान पर भी चर्चा कर लें तो हम यहाँ आपसे कुछ चर्चा कर लेंगे। देखिए आयरलैंड का जो संविधान है उससे तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो लिया ही गया है। एक बात आपको जरूर याद रखना है और वो है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली।
राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है वह कहां से ली गई है? आप कहोगे कि सर यह आयरलैंड से ली गई है। और एक आप और याद रखिएगा कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये करता क्या है? आप कहेंगे कि सर यह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का ये मनोनयन करता है वो कहां से लिया गया है, किस संविधान से प्रणाली गई है? तो आप कहोगे कि सर ये भी आयरलैंड से ली गई है। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अगर पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो आप कहेंगे कि प्रस्तावना में निहित भावनाएं ली गई हैं। ठीक है, क्लियर। और अब हमको आगे देख लेना है कि यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या क्या लिया है। तो आप याद रखिएगा कि भारत पर लंबे समय तक ब्रिटेन ने शासन किया था, इसलिए हमारा जो संविधान है वो यूनाइटेड किंगडम से ज्यादा प्रेरित है। तो आप याद रखिएगा जैसे हमने 19 से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट या संसदीय शासन प्रणाली को लिया है, विधि का शासन लिया है, ठीक है, और क्या लिया है? तो आप कहेंगे संसद सदस्यों के जो विशेषाधिकार होते हैं, ठीक है, तो उसको भी हमने यहीं से लिया है। विधि के समक्ष समता, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट भी हमने यहीं से लिया है। और ये जो मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है ये चीज भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है। और एक और जो विशेष बात है जिसको आप जल्दी नहीं कर पाते हैं, तो आप याद रखिएगा कि जो सिविल सर्विसेज होती है, सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी हैं, ठीक है, उसमें जो नौकरशाही की व्यवस्था है, ठीक है, ये भी ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का भी कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से ही लिया है। और विधि निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, जितनी भी है वो सब कुछ हमने ब्रिटेन से ही लिया है। ठीक है ना। तो ये हमने आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ दे दी थी और आप, मुझे लगता है कि आप शायद इसे नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद ही अपना स्टडी करेंगे, तभी मजा आएगा। अब फिर हम लोग आगे चल रहे हैं। अगला हमारा जो टॉपिक आएगा वो तीसरा क्वेश्चन है, जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? तो ये तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन हम थोड़ी इसकी व्याख्या करेंगे, इसलिए हमने इसको लिख रखा है। ये क्वेश्चन बनाया है आपके लिए। आपातकालीन शक्तियां, ठीक है, ये हमने जर्मनी के वीमर या वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब हमको थोड़ी सी बातें और जान लेना चाहिए कि जर्मनी से क्या कुछ और हमने लिया है। तो आप कहोगे यस सर, संकट के दौरान मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान, ठीक है, आपातकालीन शक्तियां, ये इसका मतलब ये है कि यह क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो रहा है। आपको ये दोनों ही चीजें याद रखनी होंगी, ठीक है, मतलब ये सही हो जाएगा, ये दोनों ही सही है। आपातकालीन शक्तियां भी हमने वाइमर के संविधान से लिया है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी जो प्रावधान है, ठीक है, ये भी हमने कहां से लिया है? तो आप कहेंगे कि जर्मनी के संविधान से ये प्रभावित है। तो इसका मतलब हमारा ये दोनों सही हो जा रहे हैं। इसलिए देखिए शायद ये मतलब टाइपिंग में गलती कर दी गई है, ठीक है, तो ये दोनों ही सत्य जो है ये हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ हमको लिख देना चाहिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप कहेंगे कि सर सी और डी दोनों ही सही है, ठीक है, सी और डी दोनों सही है, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं, अगला पोर्शन देखते हैं। तो अगला चौथा जो है कह रहा है कि प्रस्तावना से क्या जानकारी मिलती है? प्रस्तावना से क्या जानकारी आपको मिलती है? तो आप कहेंगे मौलिक अधिकारों की जानकारी मिलती है, ठीक है, संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है, ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी मिलती है, राष्ट्रपति के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप याद रखेंगे कि पहले तो इसका आप आंसर कर लीजिएगा, ठीक है, इसके बाद हम इसकी व्याख्या कर देते हैं, ठीक है। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कि जो प्रस्तावना या प्रियम्बल है ये होता क्या है। तो प्रस्तावना या प्रियम्बल होता क्या है? प्रत्येक देश की अपनी मूल विधि का अपना एक विशेष दर्शन होता है। प्रत्येक देश की जो मूल विधि होती है उसका अपना एक दर्शन होता है और वह दर्शन ही क्या है? प्रस्तावना है, ठीक है। यह हमारे देश में भी है, अन्य देशों में भी है। और अब आप याद रखिएगा, इसीलिए
कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी या के एम मुंशी ने इस प्रस्तावना को क्या कहा था, तो इन्होंने राजनीतिक कुंडली का नाम दिया था, राजनीतिक कुंडली का नाम दिया था। ठीक है ना। और एक चीज आप याद रखिएगा कि प्रस्तावना को जो है ये जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव में, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रखा था। उसकी डेट है, उसकी डेट मुझे याद नहीं, अरे नहीं, उसकी डेट है 13 दिसंबर 1946 को इसे संविधान सभा के सामने रखा था, और कोई थोड़े दिन बाद 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसे स्वीकार कर लिया था। ठीक है। तो प्रस्तावना आप समझ गए ना कि किसी भी संविधान या किसी भी देश के संविधान का अपना दर्शन होता है, और वो दर्शन जो है प्रस्तावना में निहित होता है। ठीक है ना। और अब आपको अगली बात करना है। ठीक है, देखते हैं अगली बात हमारी क्या आ रही है। अगली बात हमारी 5वां आएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि ये इसका आंसर तो पहले सबसे पहले हम आंसर कर देते हैं। तो आंसर अगर हम करते हैं तो ये होगा ए, 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे लाया गया है। और यहां पर आप याद रखिएगा कि जो 42वां संविधान संशोधन है, ठीक है, संवैधानिक संशोधन, इसे कब लाया गया था, तो आप कहोगे कि सर 1976 में लाया गया था। और इसे क्या कहा जाता है, इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। और इसी 42वें संविधान के द्वारा जो है हमारी जो प्रस्तावना है उसमें कुछ शब्द जोड़े गए हैं। जैसे एक तो है समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। दूसरा क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप कहोगे कि सर देखो धर्मनिरपेक्ष मत कर देना। धर्मनिरपेक्ष करने का मतलब आप गलती कर रहे हो। वो अलग की बात है कि बहुत अच्छे खासे एक्सपर्ट और अच्छी खासी किताबें जो हैं ये कह देती हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। आप याद रखना कि भारत के संविधान में कहीं पर भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब तो आप बहुत बड़ी भूल कर जाओगे। ठीक है। पंथ निरपेक्ष शब्द का, या आप कह सकते हो कि अंग्रेजी में कहना चाहो तो आप कह सकते हो कि सेकुलर शब्द का प्रयोग किया गया। अब वो चूंकि एक आम अवधारणा लोगों ने बना लिया है, धर्मनिरपेक्ष कहते रहे हैं, लेकिन आपके लेवल पर आपसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप उससे धर्मनिरपेक्ष कहें। ठीक है। भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष है। और क्या जोड़ा गया है, तो आप कहेंगे कि सर अखंडता जोड़ी गई है। ठीक है। और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है, इंटीग्रिटी, अखंडता या इंटीग्रिटी को जोड़ा गया है, गरिमा भी जोड़ी गई है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये चीजें पढ़ लिया है ना। और अब हम देखते हैं अगला पोर्शन, देखते हैं हम 6 पर चल रहे हैं। तो 6 कह रहा है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है, मतलब इंडिया इज ए रिपब्लिकन कंट्री। ठीक है। क्यों भाई आप उसे गणराज्य क्यों कहते हैं, उसे रिपब्लिक आप क्यों कहते हैं, तो आप याद रखिएगा क्योंकि देखिए जहां गणराज्य होता है वहां पावर 2 भागों में डिवाइड होती है। ठीक है। तो देखिए यहां का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है, ये देखिए राज्याध्यक्ष होना चाहिए था, हम इसको सही कर ले रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है। ये टाइपिंग फॉल्ट है। ठीक है। तो इस टाइपिंग फॉल्ट को हम लोग सही कर ले रहे हैं। ठीक है। यहां देखिए हम लिख देते हैं राज्याध्यक्ष, ये भी चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, राज्याध्यक्ष, या आप कह सकते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट। तो हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है। अब राष्ट्रपति का यहाँ वंशानुगत नहीं होता राष्ट्रपति। ठीक है। अभी तो राष्ट्रपति का क्या होता है, यहाँ पर चुनाव होता है, प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाई, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। भारत की जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, इसका निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। ठीक है ना। तो गणराज्य किसको कहते हैं, जहां पर राज्य की जो अध्यक्ष होते हैं या राज्याध्यक्ष होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसका निर्वाचन होता है, वो वंशानुगत नहीं होता।
ठीक है ना, क्लियर। और अब अगर वो वंशानुगत हो जाएगा तो किंगशिप हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, तो आप कहोगे कि 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन 42वें संशोधन अधिनियम 1946 के माध्यम से नहीं किया गया। अभी हमने आपको बताया था, अरे भाई ये देखो, अभी हमने लिखा था ये समाजवादी, ये देखिए हमने, जो कि आपकी किताबों में और अन्य जगहों पर यही चीजें मिलता रहता है, ठीक है ना। अब जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बता देंगे कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो ये हमने लिख दिया है, लेकिन आप याद रखिएगा कि यह चीजें सही नहीं है। अभी तो हमको यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, तो आप कहोगे कि सर हमको यहाँ पर लिखना चाहिए था पंथ निरपेक्ष, ठीक है, लेकिन लोगों की आदत में बदल चुका है धर्मनिरपेक्ष कहना, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। आपने ये भी देखा ये चीजें नहीं है, ठीक है ना, तो आप निशान लगा दीजिए कि ये चीजें नहीं है, ठीक है। अब हम लोग अगला पोर्शन देखते हैं। तो अगला पोर्शन 8वां क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की जाती है या की गई है। तो अभी तो हमने कुछ समय पहले, 2-4 मिनट पहले मैंने आपको बताया था प्रस्तावना के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए, इसका आंसर तो हम पहले लगा देते हैं कि प्रियम्बल या प्रस्तावना ही कहा जाता है, या प्रस्तावना को उद्देशिका भी आप कह सकते हैं। अब थोड़ी चर्चा हम आपसे कर लेते हैं, कुछ चीजें आपको बता देते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई, तो आप एक नाम याद रखिएगा, अर्नेस्ट वार्कर। 2 नाम याद रखिएगा, एक तो अर्नेस्ट वार्कर को याद रखिएगा, पूछते रहते हैं हमेशा, अर्नेस्ट वार्कर। इन्होंने क्या कहा था कि जो प्रस्तावना है ये क्या है, आप कहेंगे हमारे संविधान की कुंजी है, लेकिन एक चीज देखिएगा, हमारे संविधान की कुंजी है किसने कहा, अर्नेस्ट वार्कर ने कहा। एक नाम आप और याद रखिएगा, महत्वपूर्ण नाम है ठाकुरदास भार्गव। यहां हम ऊपर लिख दे रहे हैं ठाकुरदास भार्गव, भार्गव। तो ठाकुरदास भार्गव सर ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है ये हमारे संविधान की आत्मा है, ठीक है। तो ये ठाकुरदास भार्गव का जो कोटेशन है उसे पूछ दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग 9th क्वेश्चन देखेंगे। 9th क्वेश्चन कह रहा है भारत गणतंत्र है, इसका अर्थ है। ये पिछले क्वेश्चन को हमने यहाँ पर रिपीट किया है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो अब आप यहाँ पर निशान लगा ही सकते हैं, ठीक है। क्या होगा इसका, ठीक, क्या मतलब क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, तो आप कहोगे कि सर भारत में वंशानुगत शासन नहीं है ना। ये अभी हमने आपको बताया है, ठीक है। हमने कहा कि अगर वंशानुगतता हो जाएगी तो राजतंत्र हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम अगला पोर्शन देखें, तो अगला हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो है 10th क्वेश्चन, भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन से तत्व लिए गए हैं, ठीक है ना। तो एक बार हम आपको पुनः सब बता देते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, और अगर मैंने जो आपको बताया अगर आप उतना याद कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आप याद रखिएगा वो किसी भी परीक्षा के लिए इससे ज्यादा कभी भी नहीं पूछा जा सकता। तो देखिए, एक तो हमने लिया संसदीय शासन प्रणाली, आप इसे लिखते जाइए। एक तो हमने संसदीय शासन प्रणाली लिया है, दूसरा लिया है ये विधि का जो शासन यहाँ लिखा गया है ये हमने लिया है, ठीक है। विधि का शासन ये हमने तो लिया ही लिया, ठीक है। और कानून निर्माण की प्रक्रिया भी हमने ले लिया है, ठीक है। और संसदीय सरकार हमने आपको बता दिया, ठीक है, क्लियर। अब बात आती है कि और हमने क्या क्या लिया है। तो पहले तो हम निशान लगा लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो 1, 3, 4 आप इसे देख लीजिए, 1, 3, 4 कहाँ दिया गया है, तो 1, 3, 4 ये फर्स्ट विकल्प ही है, ठीक है। अब हम कुछ चीजें एक बार रिकॉल करा दें आपको, वैसे तो हमने इसके पहले ही बता दिया था, सब बता दिया था, ठीक है। और जो एमपीज हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे वो लोकसभा के हैं, उनकी कुछ प्रिविलेज हैं, विशेषाधिकार दिए गए हैं। उन विशेषाधिकारों को हमने कहाँ से सीखा है या किस संविधान से लिया है, तो आप कहोगे कि सर ब्रिटिश संविधान से लिया है। मंत्रिमंडल जो है ये सामूहिक उत्तरदायी है, मतलब कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है।
संसद के प्रति वो जो है सामूहिक उत्तरदायित्व है उनका, ठीक है। अगर ये चीज पूछा जाता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि वह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर हमारे यहाँ देखिए जो सिविल अधिकारी हैं, नौकरशाही व्यवस्था है, ठीक है, ये कंप्लीट नौकरशाही व्यवस्था जो है वो कहाँ से ली गई है, ठीक है, तो आप बता दोगे। और आप जानते ही हो कि जो इंडियन जुडिशरी है उसका जनक वॉरेन हेस्टिंग है, और जो जुडिशरी की मैंने बात किया कि इंडियन जुडिशरी का जो जनक है वो वॉरेन हेस्टिंग है, जबकि जो प्रशासन है, ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, उस प्रशासन का या ब्यूरोक्रेसी का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस है। तो ये तो हमारा चीज इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। अब सिंगल सिटीजनशिप भी हमने कहाँ से लिया है, ठीक है, वो भी ब्रिटेन से लिया है, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने आपको सब बता दिया, और एक मैटर अभी हमने आपको बताई है, ठीक है। तो अगर आपको इतना याद रखना है, इतना याद रखें, तो हमने पूरा ब्रिटेन से जो कुछ भी लिया गया सब बता डाला है, ठीक है। अब हम लोग 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न शब्दों को सही क्रम में रखें जिस क्रम में इन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, ठीक है, जिस क्रम में भारत के संविधान में लिखा गया है। तो आप देखिए क्या लिखा गया है, भारत के संविधान में क्या है। तो भारत का संविधान बच्चों ये लिखता है कि प्रस्तावना में शुरुआत कैसे करता है, वो कहता है हम भारत के लोग भारत को एक, हम भारत के लोग भारत को एक क्या बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मतलब ये रहेगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। इसका मतलब पहला हमारा ये आ गया, ठीक है। तो ये देखिए इसमें कहा दिया है, ये दो में दिया है। फिर क्या कहता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर उसके बाद समाजवादी की बात करता है, मतलब एक के बाद तीन, एक के बाद तीन। देखिए कहीं आ रहा है एक के बाद तीन, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया वो तो ये आ गया, डी आ गया, ठीक है ना। तो कह रहा है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक के बाद तीन आ रहा है, मतलब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न, ठीक है, और क्या समाजवादी, फिर कह रहा है पंथ निरपेक्ष, फिर कह रहा है लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, कुछ चीजें देने के लिए, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ठीक है, आत्मर्पित करते हैं, अंगीकृत करते हैं और अधिनियमित करते हैं, ठीक है। ये बात हमारे प्रस्तावना में लिखी गई है। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना होगा। अब आप ये सोचते होंगे कि हम आपको ये बता दें कि प्रभुता क्या है, संप्रभुता क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या है, समाजवाद क्या है, गणराज्य क्या है, लोकतंत्र क्या है, ये सब चीजें। तो देखिए वो चीजें हम आपको अलग से बताएंगे ना, ठीक है। इसके बाद हम सारी की सारी जो है टर्मोलॉजी जो है, ठीक है, वो टर्मोलॉजीज हम आपको एक टैक्ट के तहत ये सब समझा देंगे। और अब आइए 12वां देखते हैं। प्रस्तावना में प्रतिस्थापित समानता, इक्वलिटी, ठीक है, लिबर्टी और बंधुता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, मतलब इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो आप याद रखिएगा कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वे फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित थे, और उन्होंने फ्रांस की क्रांति से यह चीज ले लिया है। अब 13वां में कह रहा है कि प्रस्तावना सुनिश्चित आदर्शों को प्रतिस्थापित करती है या प्रतिष्ठापित करती है, ठीक है, जिसकी चर्चा प्रथम बार, मतलब ये जो प्रस्तावना है यह आदर्श की स्थापना करती है। तो कह रहे हैं कि ये चीज पहली बार इन आदर्शों को, प्रस्तावना में निहित आदर्शों को, ठीक है, की जो चर्चा है वो पहली बार कहाँ की गई। जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा वाले भाषण में किया था, ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं किया था उन्होंने, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में हुई थी, बिल्कुल नहीं थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची कुछ नहीं है, वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, ठीक है, 19 मौलिक अधिकारों की मांग अवश्य की गई थी। आप इसे जरूर याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब होता है, 1931 में होता है। सरदार पटेल सर इसकी अध्यक्षता करते हैं, और यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है,
तो आप कहोगे कि मौलिक अधिकारों की मांग होती है और जो कंपनियां हैं उसके नेशनलाइजेशन की बात होती है। यही कारण है कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है वह इकोनॉमिकल सेशन के नाम से या आर्थिक सत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव में हुई थी। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जब जवाहरलाल नेहरू सर, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को रख रहे थे, तब उन्होंने इसके आदर्शों को, ठीक है, रखा था। ठीक है, और अब हम लोग 14वां की बात करते हैं। हमने 13 दिसंबर 1946 बताया है और ये कहा था कि संविधान सभा ने इस आदर्श को स्वीकार कर लिया था 22 जनवरी 1947 को। 14वां, संविधान में भारत संघ को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, तो बच्चों ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि संविधान में भारत संघ को क्या नाम दिया गया। पहले तो इसका आंसर आप कर लीजिए, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, यह शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब हमको कुछ चीजें यहां पर याद रखनी है। देखिए, एक संविधान का जो भाग 1 है, ठीक है, उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का विवरण दिया गया है। किसका विवरण दिया गया है? ठीक है, संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण दिया गया है। ठीक है, और चूंकि भारत का जो संविधान है या भारत के संविधान के निर्माता जो है वो भारत को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए, ठीक है, वो कटिबद्ध थे, इसलिए वो एक संघीय व्यवस्था को अपनाना चाहते थे। लेकिन दूसरी ओर एक डर ये भी था, ठीक है, कि हम भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर दें। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि अमेरिका को संघ तो बना था अमेरिका, लेकिन बहुत जल्दी, ठीक है, अमेरिका को अपनी एकता और अखंडता की सुरक्षा करने के लिए एक गृह युद्ध लड़ना पड़ा था और उसमें, ठीक है, सर इब्राहिम लिंकन को, ठीक है, अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा था। ठीक है, और ऐसी स्थिति में भारत के संविधान निर्माताओं को यह अनुभव था, तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा? ठीक है, वो लिखा कि हम भारत को यूनियन ऑफ स्टेट बदलना चाहते हैं, में चेंज करना चाहते हैं। और तब उन्होंने क्या लिखा कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये हमारा नाम है पूरा। ठीक है ना। और अब हम आपसे अगली बात करते हैं बच्चों। अगली बात हमारी है 15वां क्वेश्चन देख रहे हैं, अपने संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत क्या है? ठीक है, ये तो बता दिया है, आप इसे कर लीजिएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये लिखा है। ठीक है, ये हमने रिपीट किया है ताकि आप अच्छा कर जाएं। और अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन आता है 16, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? तो बच्चों ये भी आपका बेस क्लियर कराने के लिए लाया गया है, तो आप याद रखिएगा, पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका से है। लेकिन आपको चाहिए कि आप कुछ चीजें और जान लें कि हमने दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या कुछ और लिया है, बस या इतना ही लिया है। ठीक है, तो आप उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया। तो बच्चों हमने जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है वो है संविधान संशोधन की पद्धति, हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। इसके साथ साथ यार एक चीज और याद रखना है। ठीक है, जो हमारी राज्यसभा है, और राज्यसभा है क्या? हमारा उच्च सदन है ना, अपर हाउस है ना, तो इसमें जो निर्वाचन होता है सदस्यों का, यह चीज हम लोगों ने कहां से लिया? ठीक है, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि इसे बहुत जगहों पे साल में
या गाइड टाइप की जो किताबें हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया लिख दिया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची है। लेकिन याद रखना कि दक्षिण अफ्रीका से ही उच्च सदन या राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की विधि को लिया गया है। ठीक है ना, आगे चलो। अब देखो अगला जो है वो है 17, सर्वोच्च न्यायालय का गोलकनाथ मुकदमे में क्या निर्णय था। न्यायपालिका संसद से स्वतंत्र है, मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त या संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, यही है गोलकनाथ विवाद। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का एक मुकदमा आता है। ठीक है, 1967 में है लगभग। ठीक है, खैर आपके लिए बहुत मतलब की चीज नहीं है। और उसी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त या संशोधित नहीं कर सकते। उन्होंने संसद से कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर ये आया। अब हम लोग 18 देखते हैं क्या है। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का केशवानंद भारती मुकदमे में क्या निर्णय था। ठीक है, तो ये देखिए जो ये केशवानंद भारती है, यह केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का एक मुकदमा चला था 1973 में। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का मुकदमा चला था 1973 में। तो उसमें उन्होंने क्या कहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो संसद है, ये संसद आर्टिकल 368 का दुरुपयोग कर सकती है। ठीक है, और वह तमाम प्रकार के संशोधन कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए अनुच्छेद, देखिए ये लिखा हुआ सी विकल्प इसका सही है, हम इससे पहले निशान लगा देते हैं तब समझाना आपके आसान हो जाएगा। सी विकल्प है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन की शक्ति का प्रयोग संविधान के मूलभूत ढांचे या मौलिक तथ्यों में परिवर्तन करने के लिए नहीं किया जा सकता। मतलब आप परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, आप परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन आप याद रखना कि परिवर्तन करने के समय आप कहीं, ठीक है, हमारी प्रस्तावना का जो मूलभूत आदर्श है उसमें परिवर्तन न कर दो। इसलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो हमारे संविधान का संरक्षक है वो कहता है कि अगर आपने प्रस्तावना में किसी प्रकार की कोई हेरफेर की है तो उसको हम क्या करेंगे, उसका हम इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और उसे वैध या अवैध घोषित करेंगे। ठीक है, ऐसा कैसे कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? तो आप कहेंगे क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारी जो सदन है उसके द्वारा पारित कानूनों का या हमारे संविधान का संरक्षक किसे बनाया है? सुप्रीम कोर्ट को बनाया है। ठीक है, अब याद रखिएगा मिनर्वा मिल्स के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस मुकदमे में दिए गए फैसले की पुष्टि किया था? आप कहेंगे इसी केशवानंद भारती वाले केस की, केशवानंद भारती केस की इन्होंने पुष्टि कर दिया था। ठीक है, अब ये देखिए हमने ये निशान लगा दिया। अब हम लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रस्तावना के विषय में सही है? सही है। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर इसका पहला ही है, यह न्यायालय के अधीन परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय इसे परिवर्तन मतलब इम्पोज नहीं कर सकता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर? और सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकार कर दिया कि संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, देखो ये हाईली कंट्रोवर्शियल मैटर है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि न्यायालय के अधीन परिवर्तन नहीं है। इट इज द बेस्ट ऑप्शन। वैसे तो ठीक है सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन ये है कि ये इसका बेस्ट आंसर है। ठीक है, तो बच्चों थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक। ईश्वर करें आप उत्तरोत्तर विकास की तरफ बढ़ते चले जाएं। ठीक है।